अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे चीज आती है ना, वो आती है हमारे पास, इसके यूजेस आ जाते हैं कि ये यूज किस लिए होती है। तो why use these modules, why use function और procedure, यहाँ कह दो why use modules। अच्छा, अब इनको यूज करने की हमारे पास नीड इसलिए पड़ती है बिकॉज हमारा जो कोड होता है ना, कोड हमारा अक्सर बहुत लंबा हो जाता है। और ये आपके लेवल पे और ओ लेवल्स के लेवल पे इतना कोड आपका बड़ा नहीं होता, छोटा ही कोड रहता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास बड़ा सा कोड आ जाए तो आपको इतनी ज्यादा लाइंस आ जाती हैं, और अगर उसको आप फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स में डिवाइड करना हो तो आपका काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल सी यहाँ पे बात है, तो इसको थोड़ा सा मेरे साथ समझना। अब आपके पास जिस तरह हमने बिल्ट इन फंक्शंस किए थे, अब बिल्ट इन फंक्शंस मैंने आपको पहले इसलिए करवाए थे बिकॉज मुझे पता था कि अगर हम पहले फंक्शन प्रोसीजर्स कर लेंगे फिर बिल्ट इन फंक्शंस करेंगे तो थोड़े सा हो सकता है गैप हो। लेकिन हमने बिल्ट इन फंक्शंस का पहले अगर आइडिया है तो आपको पता हो जाएगा कि कितने ज्यादा यूजफुल हैं फंक्शंस और प्रोसीजर्स। अब जो बिल्ट इन फंक्शंस होते थे हमारे पास, वो क्या करते थे, हम एक छोटा सा नाम कॉल करते थे। मैं यहाँ पे लिखता था कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज नम, मैंने इज नम लिख दिया, इसके अंदर मैंने कुछ करके लिख दिया, क्या कहते हैं, 5 करके मैंने लिख दिया, और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इतना छोटा सा कोड हो गया, कोड आपके पास क्या, आपने बस ये चीज लिखी और आपके पास 2 रिटर्न हो गया। अब लेकिन हो पता क्या रहा है, इसके पीछे एक इसका पूरा कोड लिखा हुआ है, और इसका जो पूरा कोड है इसके पीछे वो बहुत ज्यादा बड़ा सा कोड होगा, ऑब्वियसली बात है। और वो कुछ आपके पास ना इस तरह करके लिखा होगा, उन्होंने कुछ इस तरह किया होगा कि वो कह रहे होंगे कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, या वो कह रहे हैं कि इज नम इज ग्रेटर देन 0 एंड नम इज लेस देन 9। ठीक है, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 9 में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो नंबर है। और साथ में आप यहाँ पे वो वाला भी चेक लगा सकते हो, तो यहाँ पे वो आउटपुट कर देगा, या वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, रिटर्न टू, एल्स वो क्या कर रहा है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो हो सकता है ये वाला जो आपका कोड है उसके पीछे कुछ ऐसे करके कोड लिखा हो। अब ये इतनी लाइंस का यहाँ पे कोड आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस पूरे कोड को इस एक सिंगल लाइन में कंप्रेस कर दिया। अब अगर ये चीज सेम फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे करना चाहते, तो आप क्या करते, आप पहले इतना बड़ा आप यहाँ पे कोड लिखते, फिर आप यहाँ पे चेक करते कि इज इफ 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड 5 इज लेस देन 9 देन रिटर्न 2 एल्स रिटर्न फॉल्स। तो इतनी ज्यादा आपको देर लग जाएगी इसमें, ठीक है। अब ये छोटा सा कोड की छोटे से कोड की मैंने अभी एग्जांपल आपको करवाई है, लेकिन जो इन रियलिटी क्या हो रहा है, इन रियलिटी आपके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो कोड्स होते हैं ना, वो आपके यूज हो रहे होते हैं। अभी तो बिल्कुल ही एक छोटा सा आपके पास यहाँ पे मैंने कोड की एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि वाई वी यूज दीज फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, और उनके क्या यूजेस वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता लगेंगी, ठीक है। तो फंक्शन प्रोसीजर आप यूज भी इसलिए करते हो कि आपका जो बहुत लंबा सा बड़ा सा कोड लग रहा होता है ना, वो आपका छोटा बन जाए, ठीक है। तो कोड को शॉर्ट करने के लिए, कोड की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए आप फंक्शन प्रोसीजर यूज करते हैं, दैट्स द ओनली रीजन दैट यू यूज इट फॉर। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसके पीछे बैक एंड पे कोड है। तो ये इसका हो सकता है कोड हो। अब ये पूरा इसका ऑब्वियसली बात है, ये वाला कोड नहीं होगा, मैंने बस एक छोटी सी यहाँ पे ना एग्जांपल दी है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपके पास जो रीजन होगी, आप ये रीजन ये लिख सकते हो कि टू सेव स्पेस, एक ये हो सकता है। फिर आप कह सकते हो टू सेव कोडिंग टाइम, टू रिपीटेडली do the same thing without writing the code all over again। अगर आपने पहले 5 को चेक करना है कि 5 का नंबर है कि नहीं,
तो आप ये वाला कोड लिखोगे, फिर आपने 10 को चेक करना है कि ये चीज है कि नहीं, तो फिर आप दोबारा से यहाँ पे क्या करोगे, आप दोबारा से यहाँ पे ये वाला कोड लिखोगे, तो ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए आप ये करते हो, तो आप ये करते हो टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पास। अच्छा, एक मिनट बस मुझे दो। अच्छा, अब ना यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होता है और प्रोसीजर होता है, उनके दरमियान ना कुछ हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस को, फिर हम देख लेंगे अपने प्रोसीजर्स को। तो फर्स्ट अप वी गॉट फंक्शंस। अब जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस की जो एक चीज होती है वो ये क्या कहते हैं कि दे रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न्स अ वैल्यू। और हमेशा ये यही कर रहे होते हैं कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू, और जो भी रिटर्न वो करेंगे वो आपके पास ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिटर्न जो है इनका वो आपका होना ही होना है, एक ये चीज होगी। और फिर आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे प्रोसीजर्स आ जाते हैं, प्रोसीजर्स को भी देख लेते हैं। एक मिनट बस। अच्छा, अब प्रोसीजर्स में क्या होता है, प्रोसीजर्स में आपके पास ये होता है कि इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट डज नॉट। ठीक है, तो कोई भी आपके पास वैल्यू हो, कोई भी चीज हो, तो वो क्या करता है, कोई भी ऐसी चीज आपके पास ना रिटर्न नहीं हो रही होगी फिर। तो ये चीज होगी। इसके बाद हम ना इसके सिंटेक्स वगैरह जो आ रहे हैं हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। बस एक मिनट मुझे दो। अ, अच्छा, अब ना इसके यहाँ पे हम बस सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स कैसे आता है और किस तरह हमें करना चाहिए। अच्छा, अब इसका जो सिंटेक्स होता है ना आपके पास, इसका सिंटेक्स आपके पास होता है सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आएगा फंक्शन, और ये आपने बिल्कुल कैपिटलाइज करके लिखना होता है। ठीक है, आपने लिखना है यहाँ पे फंक्शन, और इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे फंक्शन का नेम आएगा, जो भी आपने फंक्शन का जो नेम बनाना है ना वो आएगा। अब ये जो मैं ये वाली ब्रैकेट्स में लगाता हूँ ना, यहाँ पे जो क्रोकोडाइल ब्रैकेट्स आ रही है, मैं इससे लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि ये बिल्कुल ही ना डायनेमिक चीज है, और आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बस इसका यहाँ पे मतलब है। तो ये वाली जो आपके पास यहाँ पे क्रोकोडाइल ब्रैकेट्स आ रही थी, इसका मतलब है जो मर्जी यहाँ पे रखवा लो। तो सबसे पहले आपने लिखना है फंक्शन, और फिर आपके पास आएगा यहाँ पे फंक्शन का नाम, फिर इसके बाद आपके पास ना यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी, और ये आनी आनी है। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपके पास आएगा वेरिएबल नेम, आप कह लो वेरिएबल वन का नाम आएगा सबसे पहले, और इसके बाद कॉलन डाल के उसकी डेटा टाइप आएगी, एंड देन आपके पास आ सकता है वेरिएबल नंबर टू आ सकता है, एंड देन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, कॉमा डाल के आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पे जितने मर्जी आप वेरिएबल्स डालो वो आपके पास आ सकते हैं। और ये जो चीजें होती है ना आपके पास, ये जो हमने यहाँ पर कर ली है, इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो पैरामीटर्स।
ये आपके पास है पैरामीटर, पैरामीटर वन, और ये आपके पास पैरामीटर हो गया एन हो गया, ठीक है। पैरामीटर वन, पैरामीटर एन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास जनरल सी इसके लिए वो बन होती है फॉर्मेट। एक मिनट मुझे देखना, तो पेज तो नहीं खराब हो रहा, वरना हम फिर प्रोसीजर्स को नीचे ले आते हैं। चलो सही है, बल्कि नीचे ही ले आते हैं इसे। अच्छा, तो ये सिंटेक्स हो गया। इसके बीच में आपके पास क्या होता है, इसके बीच में आपके पास कुछ छोटा मोटा ना कोड आ रहा होता है, और एंड में आपके पास होता है यहाँ पे एंड फंक्शन होता है। बताओ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का? हाँ, रिटर्न भी आएगा, रिटर्न लिखना भूल गया। यहाँ पर ना आपने साथ साथ ये भी लिखना है, रिटर्न्स। और यहाँ पर आप लिखते हो जो भी डेटा टाइप रिटर्न हो रही है, जो भी डेटा टाइप आप चाहते हो रिटर्न करो। अगर वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो आप लिख दोगे रिटर्न्स बूलियन। अगर वो 1 2 3 4 रिटर्न कर रहा है तो आप लिख दो रिटर्न्स इंटीजर। अगर आपके पास आ रहा है कोई कैरेक्टर आ रहा है तो आप कह दो रिटर्न्स चार, तो ये होगा। और बीच में भी यहाँ पे कोड के दरमियान भी ना रिटर्न होता ही रहता है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं एक कॉमन सी यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि राइट अ function to print the table of any number। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि write a function write a function named table that prints the table of any number and however and any number of times। however रहने दो, अजीब सा लग रहा है। and any number of times, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे एक कोड लिखना है, और इसका आपने सबसे पहले जब आपने इसको लिखना है, अब जारी सी बात है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है, आपने किसी भी टेबल का आपने किसी भी नंबर का आपने टेबल लिखना है। तो एक पैरामीटर जो आप भेजोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा नंबर। आपने टेबल का नंबर भेजना है, जिस भी टेबल का आपको नंबर चाहिए उसका आपने पैरामीटर भेजना है। तो ये आपके पास हो जाएगा पैरामीटर वन, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स आपने इसको चलाना है, 2 टू 10 तक आपने चलाना है, या टू का टेबल आपने 20 तक चलाना है, तो वो क्या हो जाएगा पैरामीटर टू। ये तो ये दोनों चीजें आपको खुद से स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो एक ये चीज कर लो। अब इसकी पहले ना फंक्शन हेडर हेडिंग लिख लो। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन, और इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आता है फंक्शन का नाम आता है। तो यहाँ पे फंक्शन का जो नाम है वो आपके पास क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। तो टेबल, तो टेबल के अलावा आपके पास ये हो जाएगा, और इसका जो पहला पैरामीटर है ना, पहला पैरामीटर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा नंबर बन जाएगा। तो इसको आप कह लो, इसको बल्कि आप कह लो टेबल कह लो, ठीक है, टेबल कह लो। और इसको आप डिक्लेयर कर दो विद इंटीजर। तो एज इंटीजर इसको डिक्लेयर करो। और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स जो आ रहा है ना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कॉम्प्यूटेशंस। आप इसको कह लो कॉम्प्यूटेशन। कॉम्प्यूटेशन इज अ नाइस वर्ड, आप कुछ और भी रख सकते हो अप्रोप्रिएट। तो कॉम्प्यूटेशन भी आपके पास इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये चीज होगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने रिटर्न तो बल्कि फंक्शन में, ये जो टेबल वाली चीज है फंक्शन तो नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। इसमें आप पता है क्या करो, फिर आप ऐसा करो कि
आप इसका ना थोड़ा सा चेंज करो, ये हम प्रोसीजर में कर लेंगे। आप इसको करो राइट अ फंक्शन नेम टेबल दैट प्रिंट्स दी कंप्यूटेशन या प्रिंट्स दी रिजल्ट, दैट प्रिंट्स दी रिजल्ट, रिजल्ट कर लो, रिजल्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर। यहाँ आप कह लो, इसको ना बल्कि थोड़ा सा हम ना चेंज करते हैं, इसको इग्नोर करो। आपके पास जो भी अभी तक मैंने यहाँ पे समझाई है चीजें वो बिल्कुल दुरुस्त थी, तो उससे परेशानी होना, लेकिन इस कोड इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। डैट प्रिंट्स द रिजल्ट, या आप कह लो राइट अ फंक्शन नेम कैल दैट प्रिंट्स द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन बिटवीन एनी two numbers. अब ये makes sense. अब makes sense to use a function here because what it's returning the result. और हम यहाँ पे print की जगह ना हम यहाँ पे result लिख देते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे बेहतर होगा, ठीक है। तो we could write return है, return यहाँ पे बल्कि आएगा हमारे पास, ये जो print आ रहा है ना, इसको हम कह देते हैं यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ठीक है। दैट रिटर्न द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो इसमें अगर हमने देखना तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं। एक तो आपके पास जो पैरामीटर होगा ये आपके पास हो जाएगा पैरामीटर वन एंड देन पैरामीटर टू, और कैलकुलेशन, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप कह लो पैरामीटर थ्री हो जाएगा, बिकॉज आपने कैलकुलेशन भी तो आपने जाननी है किस तरह की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, क्या आप प्लस कर रहे हो, क्या आप माइनस कर रहे हो, क्या आप कुछ कर रहे हो, कैलकुलेटर है ना ये आपके पास काइंड ऑफ। तो यहाँ पर आप कह दो सबसे पहला आपके पास आ जाएगा यहाँ पे नम वन, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे नम टू, और इसके बाद आपके पास आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को क्या कहते हो आप, सिंबल कहते हो मेरे ख्याल में, या ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर कहते हो आप उसको। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑपरेटर, और ऑपरेटर आपके पास क्या होगा, चार होगा, बिकॉज आपके पास आ रहे होते हैं या तो प्लस आ रहे होते हैं तो माइनस आ रहा होता है, और ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कर लो, और इसको फिर अब आप क्लोज कर लो, और यहाँ पे कह लो कि रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, रिटर्न की डेटा टाइप क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है। वुड व्हाट वुड वी बी रिटर्निंग, हमने रिजल्ट रिटर्न करना है कैलकुलेशन का, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, कोई मुझे बता दे, ईमान, हसीब, मुस्तफा, एनीवन, सोचो थोड़ा सा बताओ। इंटीजर नहीं, कैसे होगी इंटीजर, देखो इंटीजर, इंटीजर इसलिए नहीं होगी बिकॉज आपके पास डिवीजन भी तो आ रहा है, डिवाइड भी तो आप कर सकते हो। अगर डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ सकता है, तो अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप लिखोगे रिटर्न रियल, तो यहाँ पे लिख दो रिटर्न रियल। रिटर्न्स रियल, ठीक है, ये चीज होगी। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ आ गया, मुस्तफा, ईमान और हसीब, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है हमने, अब इसको ना हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ऑपरेटर कौन सा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा इफ ऑपरेटर, ऑपरेटर को यहीं पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस, देन आपने क्या करना है, देन आप कह दो देन रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न नम वन प्लस नम टू, जो भी इनका एडिशन होगी वो हमने रिटर्न कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे जाना है एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस, देन आपने क्या रिटर्न करना है, देन रिटर्न नम वन माइनस नम टू, ठीक है। तो ये चीज रिटर्न कर दो, इसको मुझे नीचे करना है, ठीक है, ये चीज कर दो। इसके बाद अगर माइनस भी नहीं है तो यहाँ पे दोबारा एल्स इफ में जाओ,
और एलसिफ में जाके यहाँ पे चेक करो, एलसिफ ऑपरेटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे रिटर्न कर देना रिटर्न num1 इंटू num2। और एल्स में आपने क्या करना है, एल्स में आप खाली, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा num1 ओवर num2। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी आपके खुले हुए इफ्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने बंद करना है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, कितने इफ्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 इफ्स आ रहे हैं, तो 3 एंड इफ्स भी आएंगे। तो यहाँ पर आप एक एंड इफ आप अपना यहाँ पर लगा लो, इसको प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ करना है। एक एंड इफ आप यहाँ पर लगा लो और एक एंड इफ आप यहाँ पर लगा लो। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि ये वाली चीज आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये वाली यहाँ पर आ रही है, ये वाली यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन होती है। अब आपको आसानी होती है रीड करने में। अगर सारी चीजें आप बोरिंग बोरिंग तरह से आप लिख दोगे, एक ही रो में आप इस तरह करके लिख दोगे, यहाँ पे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके लिख रहे हो, तो वो तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इस तरह करके अगर आप लिखोगे तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, रीडेबिलिटी बेहतर होगी। इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर चीज को मैं यहाँ पे इंडेंटेशन के थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास फंक्शन बिल्कुल ही यहाँ पे साथ जाके लगा हुआ है, इफ यहाँ पर आ रहा है, और जो रिटर्न आ रहा है वो थोड़ा सा इफ से आगे आ रहा है, एल्स इफ यहाँ पे आ रहा है, फिर जो यहाँ पे रिटर्न आ रहा है थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो देखो पढ़ने में आसानी हो रही है। अब यही चीज मैं यहाँ से हर लाइन के शुरू से मैं चीज यहाँ से स्टार्ट करता, पढ़ने वाला परेशान हो जाता। और मैं परेशान हो जाता जब मुझे टेस्ट आते हैं। तो इस तरह का ख्याल रखा करो, जब भी कोड लिखते हो इंडेंटेशन के साथ क्या करो। आपके जो अपने कंपाइलर्स होते हैं वो ऑटो इंडेंट कर देते हैं आपका कोड, तो खुद भी कोशिश किया करो कि इंडेंटेशन रखो, और डे वन से अच्छी रखो, बिकॉज आदत पड़ जाएगी। फिर मुझे अब आदत हो चुकी है तो खुद ब खुद इंडेंटेशन हो जाती है, मैं ख्याल भी नहीं कर रहा होता। अच्छा, अब लास्ट में यहाँ पे हमने क्या लिखना है, लास्ट में आप लिख दो एंड फंक्शन, बस, और कहानी खत्म। अच्छा, खैर एक और भी चीज यहाँ पे आ सकती है। हो सकता है जो आपका यूजर है वो पागल हो, और यूजर ने क्या कर दिया, यूजर ने प्लस भी नहीं भेजा, माइनस भी नहीं भेजा, मल्टीप्लाई भी नहीं भेजा, डिवीजन भी नहीं भेजा, उसने कुछ और ही भेज दिया। तो फिर आप एरर दे दोगे। लेकिन अभी मेरा एरर भेजने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे वो बोली एरर हैंडलिंग अभी नहीं करनी। एरर हैंडलिंग आप इसको खुद से दोबारा से अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क होगा और इसको अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे होमवर्क क्या है, रीडू कि इसको ना मैं लिख दूंगा आपकी शीट में, अपडेट कर दूंगा इसको, यहाँ पे एवी नोट्स कर दूंगा। अच्छा, अब आप आ जाओ प्रोसीजर पर। आ जाओ प्रोसीजर जो आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। जो फंक्शन होते हैं वो कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो फंक्शन मुझे बताओ, अभी तक फंक्शंस की समझ आई है सबको, मुस्तफा, हसीब, ईमान? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके, अच्छा चलो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोसीजर्स की तरफ। प्रोसीजर्स भी जो होते हैं ना आपके पास, वो एग्जैक्ट सेम होते हैं। बस इनके अंदर फर्क क्या होता है कि इनके अंदर ना कुछ आप कह लो कि रिटर्न नहीं हो रहा होता। आप सारा जो काम कर रहे हो आप वहीं पर ही कर रहे हो, आउटपुट का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो वो आप प्रोसीजर के अंदर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा वो बोला था ना कोड, टेबल प्रिंट करवाने वाला, वो हम कर सकते हैं। टेबल प्रिंट करवाने वाला कोड मैंने फंक्शन में क्यों नहीं किया, इसमें क्यों किया, बिकॉज टेबल जब आप प्रिंट करवा रहे हो आप रिटर्न तो नहीं कर रहे, आप बस टेबल को डिस्प्ले कर रहे हो। तो अगर आपने खाली डिस्प्ले करना है तो यूज अ प्रोसीजर, अगर आपने रिटर्न करनी है कोई चीज तो यूज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राइट अ कोड, राइट अ कोड टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। हाँ हाँ बताओ। अभी बस ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाना है, फिर मैं ऑफ दे दूंगा। क्या हुआ, कोई मसरूफियत है तो बता दो। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कोड हमें क्या कहता है, राइट अ कोड टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, अब इसमें ये हमने पढ़ा था कि जो एनी नंबर है आपके पास, ये क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा, पैरामीटर 1। और एनी नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे चीज आ रही है वो आ जाएगी आपके पास प्रोसीजर। प्रोसीजर आ गई और फिर आपके पास आएगा प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम आप रख लो टेबल, ठीक है, टेबल इज नाइस। तो टेबल आपने रख लिया इसका नाम। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास सबसे पहला पैरामीटर आएगा, वो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है टेबल। मैं रख देता हूँ इसका नाम टेबल, क्योंकि टेबल नाम को क्लैश कर देगा इस नाम के साथ, तो अक्सर आईडी मसला कर देते होते हैं। तो यहाँ पे रख लो नाम, इसको कह लो इंटीजर। और यहाँ पर आपके पास जो, इसको कह लो टाइम्स, कह लो कंप्यूटेशन की जगह टाइम्स इज इजियर, छोटा लफ्ज है, ठीक है। तो ये हो गए दो पैरामीटर्स इसके। और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आएगी, बिकॉज कुछ भी नहीं रिटर्न हो रहा, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब आपने क्या करना है, टेबल प्रिंट करवाना है। टेबल प्रिंट करवाने का बहुत आसान सा कोड है। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक फॉर लूप लगा लो। आप कहो यहाँ पे फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to टाइम्स, ठीक है। टाइम्स तक आपने इसको चलाना है और आपने यहाँ पे आउटपुट कर देना है। और आउटपुट क्या करना है देखते हैं। आउटपुट करो आप यहाँ पे। सबसे पहले अगर 2 का टेबल आ रहा है तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास नंबर आएगा। जो भी 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो वो आएगा, क्योंकि आपके पास 2 into करके होता है। तो सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पे आउटपुट नम, आउटपुट लिखो नम। और नम के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास लेट्स सपोज ऐसे करके आ रहा होता है ना, आपके पास आता है 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 2 into 3 = 6, 2 into 4 = 8, ठीक है। इस तरह करके ना आपके पास ये जो सारी चीजें होती है वो ऐसे करके एग्जिस्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट चीजें आ रही है उनको देख लो। ये वाली जो चीज है, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ये सेम रहेगी। तो अगर ये सेम रहनी है तो इसको बस नाम से रिप्रेजेंट कर लो। और ये वाली भी चीज आपके पास क्या होगी, सेम ही रहेगी। और ये वाली भी चीज आपके पास क्या हो रही है, सेम ही रहेगी। बल्कि ये वाली जो चीज है ना पहले वाली, ये हो सकता है सेम ना हो, ये जो आपके पास फर्स्ट वाली। अब एक मिनट मिटा के देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली चीज तो आपको लाजमी बात है सेम ही होगी। क्रॉस तो हर टेबल में आता है और इक्वल्स टू भी आता ही आता है। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, जो 1 2 3 4, ये चेंज करेंगी, नजर भी आ रहा है। और ये वाली भी वैल्यूज टेबल के हिसाब से चेंज करेंगी। और जो टेबल के नाम आ रहे हैं, 2 का टेबल हो सकता है, यहाँ पे 3 का टेबल हो सकता है, 100 का टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो चीजें चेंज नहीं कर रही उनको वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर दो, आउटपुट नम। अभी नम के अंदर 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 100 होगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टेंट चीज आ रही है वो मल्टीप्लाई आ रही है, तो इसको आप बस इस तरह प्रिंट करवा दो स्ट्रिंग की तरह। तो इसको यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे इस तरह एक्स लिख दो। प्रिंट हो गया, बिकॉज ये हर कोड के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये स्टैटिक है, ये सेम रहेगा हर कोड के लिए, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास नम इंटू, आपके पास क्या लिखा हुआ है, नम इंटू, यहाँ तक का कोड आपने कर लिया नम इंटू। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये वाली वैल्यू की 1 2 3 जो डायनेमिकली चेंज करी है, और ये आपने एक्स से रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब ये जो एक्स है, ये 1 से लेके जितने नंबर ऑफ टाइम्स तक आपने रन करनी है उतने नंबर ऑफ टाइम्स, 1 से लेके 4 तक करनी है तो 4 तक रन करेगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास हो गया नम इंटू टाइम्स हो गया। और इसके बाद आपके पास जो कांस्टेंट चीज आ रही है वो इक्वल टू आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप दोबारा से स्ट्रिंग की तरह इसको प्रिंट करवा लो और ये डाल लो। अब आपके पास यहाँ तक का जो कोड है वो पूरा हो गया। अब आपने फाइनली फाइनल में क्या करना है, इनका जो रिजल्ट है वो आपने करना है। रिजल्ट में हमेशा क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो रिजल्ट में आप क्या करो, रिजल्ट में आप प्रिंट करवा दो नम इंटू जो भी आपके पास अभी करंटली एक्स की वैल्यू चल रही होगी, num × 1, num × 2, num × 3। तो रिजल्ट इंटू यहाँ पे कर दो आप एक्स कर दो, ठीक है। तो इस तरह करके ना आपके पास यहाँ पे ये सारा कोड लिखा जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको समझ आई है कि नहीं, कि यहाँ से इस स्टेटमेंट के थ्रू हम किस तरह अपनी जो टेबल है वो प्रिंट करवा रहे हैं। हसीब, ईमान, मुस्तफा, जल्दी बताओ। मुस्तफा क्लियर है आपको भी? हसीब, किस में डायरेक्ट हो रहा था, किस में डायरेक्ट हो रहा था? नहीं नहीं, फंक्शन फंक्शन, हाँ आउटपुट नहीं करना पड़ा था, लेकिन फंक्शन में वैसे डिफरेंट कोड था। ये कैलकुलेटर टाइप कोड था, ठीक है। ये दूसरा कोड था, ये आपके पास दूसरा कोड है, ये टेबल वाला कोड है, ये कैलकुलेशन वाला कोड है। तो हाँ, वहाँ पे बस ये है कि हमने वहाँ पे आउटपुट वगैरह कोई चीज़ नहीं रिटर्न किया बस। अच्छा मुस्तफा बताओ, कोई सवाल हो पूछो।
ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना एक मसला है। मसला पता है क्या है? कि अभी जो आपका नम इंटू टाइम्स इंटू रिजल्ट है ना, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो वो बड़ा गंदा सा रिजल्ट बन रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे नम के अंदर 2 है आपके पास, और इसके ये तो ऐसे प्रिंट होगा, एक्स के अंदर 1 है, तो आपके पास पता क्या आएगा? आपके पास आएगा 2 × 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे करके लिखा जाएगा। ये बहुत अजीब तरीके से लिखा गया। आप इनके अंदर स्पेसेस भी ऐड कर दो इसी वजह से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? स्पेसेस ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा इसको बेहतर बना दो। ये जो आपके पास यहाँ पर एक्स आ रहा है ना, इसको आप लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है बाय द वे, और इसके साथ ही ना थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ दो। स्पेस छोड़ दी, और हाँ, बल्कि इस साइड पे भी आप स्पेस छोड़ो, दोनों साइड पे स्पेस छोड़नी है, ताकि दोनों साइड से बुरा ना लगे। तो ऐसे करके इसको लिख दो। और फिर जैसे ही आपके पास ये एक्स आएगा, अब ये एक्स खुद ही थोड़ी सी स्पेस के बाद एक्स आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। और फिर ये जो इक्वल टू के दरमियान, चलो ऑलरेडी इस साइड पे स्पेस है, तो इस साइड डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो स्पेस छोड़ दिया करो। ये आपका जो कोड है वो थोड़ा सा ना बेहतर बनाएंगे। अभी जाहिर सी बात, आप कोडिंग इस पे कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा नहीं होता शायद, लेकिन इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज कर दी। अब इसमें आपने क्या करना है? यहाँ पर आप बस लिख दो नेक्स्ट एक्स, और यहाँ पर आके आप कर दो एंड प्रोसीजर। तो ये मुझे बताओ, ये कोड क्लियर है सबको? कोई इसमें कंफ्यूजन हो या परेशानी हो तो बताओ। मुस्तफा, हसीब, ईमान। ठीक है, मुस्तफा क्लियर है आपको भी? मुस्तफा सब समझ आ रहा है? बच्चे क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके बाद ना बस यही था आपके पास प्रोसीजर फंक्शन में। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो मैं बताना चाहता हूँ। अब आपने अपना प्रोसीजर का जो टेबल है ना, वो इस तरह लिखा है। असल में पता है आप इसको किस तरह यहाँ पे लिख सकते हो? असल में आप अगर इस तरह करके भी कहते हैं ना मुझे, कि आपके पास जो ये वाली चीज आ रही है, इसको आप इस तरह करके लिखो। इसको मैं ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ऐसे करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये तो बड़ा ही है। जैसे वन नोट में जितना मर्जी छोटा हो जाए, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो आप जूम इन करके ना हमेशा छोटी चीजों को देख सकते हो, कि मसला नहीं होगा आप लोगों को। तो ये देख लेना। बाकी इसको स्टिल हम ना कह देते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया जो भी आप जूम इन करो ना, वो आराम से नजर आ जाता होता है, कोई क्वालिटी का मसला नहीं होता। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है? यहाँ पे बाय रेफ और जो बाय वैल का कॉन्सेप्ट है ना, वो पढ़ना है। मेरे ख्याल में मैंने आपको दोबारा करवाया भी हुआ है, लेकिन स्टिल देख लेते हैं इसको। बाय रेफ एंड बाय वैल। तो ये जो है ना आपके पास, आप ये वाली जो स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे, ये जो आपने प्रोसीजर की हेडिंग लिखी है, वो आप कह सकते हो इज दी सेम एज। यहाँ पर आप लिख दो, लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे आ रहा है बाय वैल आ रहा है, और ये है आपके पास नम इंटीजर्स, और इसके साथ भी ना आपके पास यहाँ पे आ रहा है बाय वैल। ये भी आपके पास है बाय वैल। तो ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे अभी कोड लिखा है ना, जो मैंने ऊपर आप लोगों का प्रोसीजर बनाया था, जिसमें मैंने लिखा था नम इंटीजर टाइम्स इंटीजर, इट इज द सेम एज बाय वैल नम इंटीजर बाय वैल टाइम्स इंटीजर। अब ये इन दोनों के इक्वल इसलिए है बिकॉज जो बाय वैल होता है ना, वो आपके पास डिफॉल्ट होता है। जो भी पैरामीटर आप लिखते हो वो हमेशा बाय वैल पास होता है। हमेशा आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जितने भी आप पैरामीटर्स ले रहे हो, जितने भी पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो, वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं?
वो हमेशा आपके पास बाय वैल ही पास होते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज बाय वैल होता क्या है? बाय वैल ये होता है कि जो भी आपने पैरामीटर सेंड किया है उसकी आप ओरिजिनल कॉपी सेंड कर रहे हो। तो होगा पता क्या, कि अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला जो मैंने कोड किया था ना यहाँ पे, आप कह लो कि बल्कि मैं ना इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ बाय वैल। और इसको थोड़ा सा ना हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। और इसकी थोड़ी सी ना वैल्यूज को हम चेंज करते हैं फॉर द सेक ऑफ नोट्स अलोन, वरना थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। तो ये खाली हम कहते हैं यहाँ पे ना आपके पास नंबर आ रहा है, और ऊपर भी हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। और इसका जो नाम आ रहा है, टेबल का नाम है, वो मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये करता क्या है, अब जो मेरे पास ये वाला प्रोसीजर आ रहा है, इट इज द सेम एज दिस। और ये आपके पास हो जाएगा फिर बाय वैल हो जाएगा। तो इनको साइड बाय साइड ना बाय वैल और बाय रेफ को दोनों को देखते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये है आपके पास बाय वैल। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाय रेफ। अब इनके दरमियान यहाँ पे सेपरेटर भी बना लेते हैं। अच्छा, अब जो बाय रेफ होता है ना आपके पास, बाय रेफ बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर आप कहो कि आपके पास हम ना यहाँ पे सेम ही जो चीज़ें आ रही है वही लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें पता लगे कि किस तरह सारी चीज़ें काम कर रही होती है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर के अंदर क्या लग रहा है, इस प्रोसीजर के अंदर लग रहा है बाय रेफ लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे बाय रेफ लग रहा है। और हम इसके अंदर ना कुछ एक पैरामीटर पास करते हैं। पहले हम ना इसका कोड भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका कोड असल में बन गया है। तो इंक्रीमेंट का जो कोड है, इंक्रीमेंट करता क्या है, इंक्रीमेंट यहाँ पर जाएगा और जो भी नम की वैल्यू आ रही है उसको एक प्लस कर देगा। तो वो करेगा नम इक्वल्स टू नम प्लस वन। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एंड प्रोसीजर आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी एंड प्रोसीजर। और उस साइड पे भी होगा। अब हम देखते हैं कि जो नम के अंदर हमारे पास इफेक्ट है वो दोनों साइड पे क्या होता है। इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से सबसे इसकी बेस्ट समझ आएगी आई थिंक। वरना इसका ना थोड़ा सा समझना मुश्किल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी आप लोगों को इतना पूछा भी नहीं जाता, बस थोड़ी बहुत थ्योरी आती है इसकी बस। और इसके अलावा कोई भी ऐसा चीज नहीं करनी। या स्ट्रक्चर चार्ट्स में पायरेफ के बारे में आपको देखना होता है कि अपडेट्स वगैरह आ रहा होता है नॉल। अच्छा, अब ना यहाँ पे आप कह लो कि जो इनिशियल वैल्यू है ना आपके पास बाय वैल की, वो आप यहाँ पे सेट कर लो। आप कहो कि इनिशियल वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ पर भी आप ना सेम चीज ही इंप्लीमेंट करो। यहाँ पे भी आप कह लो इनिशियल वैल्यू जो है ना नम की, वो क्या होगी, 5 होगी। अब आपने किया क्या है, यहाँ पर आके इसकी जो वैल्यू बन रही है, आपने यहाँ पे कॉपी पास की है, ठीक है। ये आपने पास कर दी यहाँ पे कॉपी, आप कह लो कॉपी पास की है। तो यहाँ पर आपने कॉपी पास किया और यहाँ पर आप ओरिजिनल पास कर रहे हो। मेरे ख्याल में मैंने पहले ना आपको थोड़ा सा गलती से ऑपोजिट बता दिया था कि यहाँ पर बाय वैल में आप ओरिजिनल पास कर रहे हो, बाय वैल में आप कॉपी पास करते हो, बाय रेफ में ओरिजिनल वेरिएबल पास करते हो। तो अगर आप यहाँ पे ये कॉपी पास कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जाके जो नम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नम प्लस वन करोगे तो वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब नम आता है तो जाहिर सी बात है इसकी भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बिकॉज आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप इस एंड प्रोसीजर से बाहर जाते हो ना, तो बाहर जाके जो नम की न्यू वैल्यू हो जाती है वो अब क्या हो जाती है, तो वो आप यहाँ पे लिख लो कि न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ जो नम होती है ना बाहर आने के बाद, बाहर आने के बाद न्यू वैल्यू इसकी क्या होती है, अभी भी 5 होती है। 5 क्यों होती है, बिकॉज आपने कॉपी पास की थी। और कॉपी के अंदर जो भी चेंजेस कर लो वो सिर्फ इस
कोड के अंदर ही रहेंगे, बाहर कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बस इसके अंदर फर्क था। और यहाँ पर अगर बायरेफ में आप देख लो, तो बायरेफ में आपके पास क्या होता है, बायरेफ में कॉपी पास नहीं की थी, तो बायरेफ में जो न्यू वैल्यू बन जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर इन इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी प्रोसीजर के अंदर, बायरेफ के अंदर। और यहाँ पर इसकी न्यू वैल्यू क्या रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी। कोड के अंदर जरूर चेंज होगी, लेकिन कोड के बाहर सेम ही रह रही है। यहाँ पे कोड के अंदर चेंज होगी तो बाहर के अंदर भी चेंज होगी, बिकॉज यहाँ पर बायरेफ के केस में आपने ओरिजिनल वैल्यू भेजी थी, ओरिजिनल पैरामीटर भेजा था, ओरिजिनल कॉपी भेजी थी। लेकिन जो आपके पास ये था, क्या कहते हैं, बाय वैल्यू थी, वहां पर आपने क्या किया था, वहां पर आपने फेक कॉपी भेजी थी। तो इसकी एक एग्जांपल इस तरह सोच लो, मैंने बार बार एग्जांपल समझाई है। आपके पास जो अपने CNIC कार्ड्स होते हैं, जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, कैम्ब्रिज के CI की एंट्री होती है आपके पास, वो अगर ओरिजिनल एंट्री या ओरिजिनल CNIC आपका लॉस्ट हो जाए, तो वो आपको मसला पड़ जाता है, आपको दोबारा से बनवाना पड़ता है, और कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं रहता। लेकिन अगर आपकी कॉपी जो होती है, वो अगर एक कॉपी जल भी जाती है, तो आप दोबारा ओरिजिनल से नई फोटो कॉपीज बना सकते हो, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप कहते क्या हो, जब भी आप अपनी CNIC किसी को सबमिट करवानी होती है, आप उसको अपनी CNIC की कॉपी देते हो। आप अपने जो भी आपका O लेवल्स का रिजल्ट था, उसकी आप क्या करते हो, जब आपने कॉलेज को सबमिट करवानी होती है, किसी और जगह सबमिट करवानी होती है, आप उनको अपनी कॉपीज देते हो। बिकॉज अगर वो कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर भी दें, आपके पास जो अपनी कॉपी प्रिजर्व है, वो सलामती रहेगी, उसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बाय वैल और बाय रेफ के अंदर। बाय रेफ आपकी ओरिजिनल चीज होती है, उसको अगर कुछ हो गया तो आपकी, जारी की बात है, आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर कॉपी को आपको कुछ हो गया, तो ओरिजिनल आपकी सलामती रहेगी। बस हाँ, कॉपी के फोटो कॉपी के आपके थोड़े से पैसे जाया हो जाएंगे, लेकिन वो कोई इतना मैटर ही नहीं करता, ठीक है। छोटी सी फोटो कॉपी होती है, सामने 10 रुपए की, ठीक है। तो ये होता है आपके पास। तो ये चीज समझ आइए, बाय वेल और बाय रेफ का कॉन्सेप्ट सबको, ये मुझे बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे याद रखो, कि जो आपके पास एरे होता है ना, एरे आपके पास अच्छा, एक यहाँ पे दोनों में ना, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। आप यहाँ पे लिख लो कि सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बना लेते हैं, इसको एक्सटेंड भी करते हैं। टेढ़ी होगी। चलो सही है। अच्छा, इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है ना हमारे पास बाय वैल में, वो ये होता है, इन बाय वैल ओनली अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज सेंट, देयरफॉर द ओरिजिनल स्टेज सेम। और यहाँ पे क्या होता है, एवरी, अच्छा यहाँ पर आपके पास होता है कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, एवरी पैरामीटर, पैरामीटर बाय डिफॉल्ट इज बाय वैल, ये चीज होती है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन बाय रेफ, ओरिजिनल एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इज सेंट, रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस
अक्रॉस द कोड, ठीक है। और इसमें ये होता है एरेज बाय डिफॉल्ट आर पास बाय रेफ, ठीक है। तो आपके पास सारे के सारे जो पैरामीटर होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट बाय वैल होते हैं, सिवाय एरे के। एरे आपका बाय रेफ पास होता है, ठीक है। तो ये बस इनके अंदर यहाँ पे चीजें थी। एरे के अंदर जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे वो अक्रॉस हर चीज आ रहे थे, बिकॉज एरेज में आप क्या करते हो, आप एरेज को फंक्शन से पहले आप डिक्लेयर कर देते हैं, या ग्लोबली आप उनको डिक्लेयर कर देते हो, और एरेज को जब आप पास करते हो जो भी फंक्शन के अंदर आपने एरे पास किया उसका रिजल्ट बाहर भी शो हो रहा था। तो जो एरेज आपके पास होते हैं ना, एरेज का हमेशा आपके पास जो रिजल्ट होता है वो हर जगह आके यूनिवर्सली शो हो रहा होता है, रिजल्ट आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे फर्क होता है, हर पैरामीटर बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू पास होता है सिवाय एरेज के, एरेज बाय रेफ होते हैं, ठीक है। तो ये बस ये बाय रेफ और बाय वैल था, और ये आपका फंक्शन और प्रोसीजर का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो इसमें मुझे बताओ किसी का यहाँ पर कोई और सवाल हो, कोई और कंफ्यूजन हो तो पूछो।